गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ दाता। मेरे स्नेही छात्रों, आज मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पाठ्य पुस्तक में संकलित उसने कहा था कहानी पर परिचर्चा करेंगे। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 12 सितंबर 1922 में। इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान बताया जाता है। गुलेरी जी 3 कहानी लिखकर सुखमय जीवन, बुद्धों का कांटा और उसने कहा था, 3 कहानी लिखकर अमर हो गए। वैसे तो इनकी और कई रचनाएं हैं, जैसे इनकी रचना भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध, इसके अतिरिक्त मारे सिमोही कुठाओं, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी इत्यादि है। लेकिन 3 कहानी लिख करके अमर हो जाने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था भी कहानी लिखा। यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अधिष्ठित एवं मानव जीवन की दिव्य सार्थकता से अतुरंजित चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है। अनुभूति के गले में बांह डालकर बुद्धि और प्रेम की तुलिका से कहानीकार ने इसमें कल्पना से ऐसे ऐसे रंग भरे हैं जिससे भावुकता की लाली, अंतः की गहराई कुछ ज्यादा ही उभर कर सामने आई है। हिंदी कहानी के चित्रपट पर अपनी तुलिका के सहारे मानव जीवन के प्रेम और बलिदान का ऐसा चित्र उतारना गुलेरी जी के सिवा दूसरे से संभव नहीं है। भीड़ भरे वातावरण में अमृतसर के किसी दुकान पर इस कहानी का नायक लहना सिंह का साक्षात्कार किसी लड़की से होता है। किशोरावस्था के उत्सुक चलचल वृत्ति में निमग्न लड़का लड़की से बोलने के लिए लालायित हो जाता है। लड़का लड़की से पूछ बैठता है, तेरी कुड़माई हो गई? और लज्जा के रंग में सराबोर युवती धत कहकर भाग जाती है। धत कहकर भागने के बाद से कभी किसी सड़क पर, कभी किसी दुकान में, कभी अन्य कहीं, हर बार लड़का लहना से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और हर बार लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन लहना सिंह के आशा के प्रतिकूल बालिका उत्तर दिया, हाँ हाँ हो गई, देखते नहीं यह हरे रंग की रेशमी सालू। यह बात सुनकर के लहना सिंह बेचैन हो उठा, क्योंकि लड़काई के प्रेम कहो सखी कैसे छूटे। लड़की के उत्तर से लहना सिंह के जीवन के बंदरगाह में तूफान उठाया। उसके जीवन के तमरस पर तुषारपात हो गया। सबसे पहले साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार आकर्षण में, आकर्षण परिचय में, और परिचय प्रेम में बदला, और प्रेम ने वियोग तथा आत्मोत्सर्ग का रूप लिया। स्मृति ने विस्मृति का रूप लिया, क्योंकि युग बीते बीत चला। यूरोपीय महायुद्ध में लहना सिंह अब 11 नंबर राइफल में जमादार है। छुट्टी लेकर आता है और छुट्टी इसके साथ में लहना सिंह और बोधा सिंह भी छुट्टी पर आता है।
जब छुट्टी समाप्त करके वह जाने लगता है तो बोधासी और हजारासी को लेने के लिए वह सूबेदार के यहां जाता है, लेकिन सूबेदारिन उसे पहचान लेती है। वह अमृतसर में भेंट एवं नोकझोंक, तेरी कुड़माई हो गई, धत हाँ हो गई, देखते नहीं है रेशमी सालू, यादी बातें याद दिलाती है। साथ ही साथ अपने पति और पुत्र बोधा सिंह की रक्षा का वचन भी लेती है, जो लहना सिंह के साथ ही कार्यरत है। विस्मरण ने स्मरण का रूप लिया। प्रेम भावना की वस्तु है और मर्यादा का तत्व है। इसका मूलाधार वाटिका की सौंदर्य माधुरी, उपवनों से घिरे राजमहल में तथा जगमगाते गलियारों में प्रेम की परीक्षा नहीं होती, बल्कि प्रेम की परीक्षा तो युद्ध क्षेत्र में होती है, जिसमें लहना सिंह सफल होता है। बालपन स्नेह की सुदृढ़ता, कर्तव्य की जांच, भावना की परख, वचन पालन करने की क्षमता, वीरता का मोल आदि बहुत सारे तथ्य एक साथ लहना सिंह के सामने उपस्थित होते हैं और सबों में लहना सिंह पूर्णतः सफल होता है। कड़ाके की सर्दी में पानी और कीचड़ से भरी हुई खाई में गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच फ्रांस के एक मोर्चे पर पानी और कीचड़ से भरी हुई खाई में लहना सिंह अपने साथियों के साथ पदस्थापित है। बीमार बोधा सिंह को अपनी ऊनी जर्सी देते हुए उसकी सेवा और रक्षा भी करता है। खुद ठूठ कर देने वाली रात में अंगीठी ताप कर और जाग कर काटा करता है। तभी एक भयानक घटना होती है। एक जाली जर्मन अफसर वहां आता है। लहना सिंह उसकी असलियत को पहचान कर बंदूक की कुंदे से उसकी पूरी खबर लेता है, पर जर्मन अफसर की बंदूक से निकली हुई गोली भी लहना सिंह की जांघ में लग जाती है। जर्मनों और सिखों के बीच घमासान लड़ाई में पराजय का मुंह तो जर्मन को देखना ही पड़ता है, पर युद्ध के क्रम में अपनी पसली में एक संघातक गोली लगने से लहना सिंह रोक नहीं पाता है। युद्ध में घायल सूबेदार हजारा सिंह भी होता है। लहना सिंह का दर्द दर्देसर बन जाता है, पर लहना सिंह अपने मुखमंडल पर दर्द की रेखा आने नहीं देता है और अपने दर्द को वह सहलाए रहता है और संभाले रहता है। वह युद्ध में हताहतों को ले जाने वाली गाड़ी पर सबसे पहले बोधा सिंह और हजारा सिंह को चढ़ाता है। जैसे ही गाड़ी आती है तो बालपन का स्नेह की सुदृढ़ता, वचन पालन की शक्ति और कर्तव्य को ध्यान में रखकर लहना सिंह खुद रह जाता है और बोधा सिंह और हजारा सिंह को उस पर भेज देता है। जाते जाते वह सूबेदार को सूबेदारिन से कहने को कहता है कि उन्होंने जो कहा था उसे मैं पूरा कर दिया। बसेरे से दूर भयानक ठंडे में गोलियों की चोट से संघातक रूप से घायल, पानी और कीचड़ भरी हुई खाई में लहना सिंह जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। जिस प्रकार मृत्यु के आलिंगन पास में आबद्ध होने पर मानव जीवन की तमाम घटनाएं घूमता हुआ उसके आंखों के सामने आ जाता है, उसी तरह लहना सिंह के अतीत की सारी घटनाएं भी मृत्यु के पूर्व चलचित्र के रील की तरह क्रमानुसार घूमता हुआ मानस पटल पर अंकित हो जाता है। अमृतसर में बाला के घर जाने, किसी दुकान पर एक बालिका से भेंट होने, उस बालिका को तरंग चपेट से बचाने, उससे पूछना कि तेरी कुड़माई हो गई, उसका धत कहकर भागना, फिर एक दिन कहना कि हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशमी सालू। और 25 वर्ष बाद फिर वही बालिका को प्रौढ़ सूबेदारनी के रूप में उसके सामने खड़ी आंचल पसार कर अपने पति और बेटे को बचाने की भीख मांगना मानस पटल पर अंकित होती हुई अतीत के चित्र के साथ लहना सिंह यमराज का मेहमान हो जाता है। मृत्यु सत्य है। कहानी का अंत एक बार फिर कहानी को प्रारंभ कर देता है, पर रस का पूर्ण परिचायक यही होता है। आज कहानी में फ्लैशबैक और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस शिल्प की बात कही जाती है। उसका प्रयोग बहुत पहले गुलेरी जी ने कर दिया और युग बोध का परिचय दिया। इस कहानी को जब मनोवैज्ञानिकता की कसौटी पर कसा जाता है
तो उस रूप में भी यह कहानी खरा उतरता है। हिंदी कहानी में मनोविज्ञान युग का प्रारंभ जैनेन्द्र से माना जाता है, पर जैनेन्द्र से कोसों पहले गुलेरी जी ने इस रूप में मनोविज्ञान की कड़ी कसौटी पर इस कहानी को खड़ा कर दिया है कि देखने वाला सर के बल गिरता है और धूल झाड़ कर चल देता है। प्रेम का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत कहानी में हुआ है कि देखने वाला दंग रह जाता है। बचपन का अंतः प्रेम युवावस्था में प्रशांत बलिदान में बदल जाता है। उषा काल की एक छोटी सी घटना युवा काल की दोपहरी में प्रेम का विशाल स्वरूप धारण करता है। इसमें प्रेम का स्वरूप ऐसा है कि और तो और बिहारी और सूर भी कोसों पीछे रह जाते हैं। हाँ, दिवारात्रि में केदारनाथ मिश्र प्रभात इसकी परछाई को अवश्य छूते हैं। एक दूसरे से दूर रहकर दूसरे के लिए मरना क्या प्रेम की परिभाषा नहीं है? इस प्रेम में न प्रतीक्षा है, न तलफ है, न कोरी हास्य। यहां तो प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना को हवन कर सर्वस्व समर्पण कर सब कुछ त्याग करता हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ता है। प्रेम प्रेम के लिए होता है, किसी और के लिए नहीं। इस कहानी में गुलेरी जी की पकड़ हैरत अंगेज है। युद्ध में अनेकानेक सैनिक काल के गाल में चले जाते हैं। युद्ध में पर कितनों के कोमल करुणा, त्याग, कर्म आदि पक्षों की ओर हमारी संवेदनात्मक दृष्टि जाती है। हाँ, गुलेरी जी की दृष्टि इस ओर गई है जो अपने आप में एक मिसाल है। भले ही इस कहानी में कहानीकार ने प्राचीन साहित्य धर्म ग्रंथ से इसे ग्रहण किया हो। कहानी का शीर्षक बड़ा ही मर्म व्यंजक है और औत्सुक्यवर्धक भी है। पूर्ण वाक्य के साँचे में ढला होकर भी शीर्षक बोझल नहीं है। कहानी की कथा वस्तु अपने आप में विलक्षण है। मात्र एक पंक्ति की नींव पर बहुमंजिला इमारत के रूप में खड़ी होने वाली कहानी की कथा वस्तु और कहानी इतनी मजबूत है और इतनी सुंदर है कि देखने वाले ठगे रह जाते हैं। वे देखते हैं इस कहानी की एक पंक्ति को केंद्र मानकर कहानीकार ने अन्य तथ्य इसके मध्य और अंत को दिखाने का प्रयास किया है। कहानीकार अंत में आदर्शवाद पर जो यथार्थवाद की जीत होती है उसके बारे में बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है। प्रस्तुत कहानी वातावरण प्रधान नहीं, चरित्र प्रधान कहानी है। लेखक ने लहला सिंह के आदर्श चरित्र की संरचना की है, पर कहीं भी वह उसके गुण, उपलब्धियों या विशेषताओं का उल्लेख नहीं करता। लहला सिंह का आदर्श चरित्र उसकी बातों और कार्यों में उजागर होता है। लेखक ने श्रृंगार की कड़ी मधुर व्यंजना की है, पर वह भी उस श्रृंखल निवृत्ति में नहीं आई है। जो कुछ भी है वह हल्की गुदगुदी के रूप में। कहानी के प्रारंभ में अमृतसर के सड़कों का जो दृश्य प्रस्तुत किया गया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। सड़कों पर चलने वाले लोग, इक्के वाले की बोलियां, दुकान में ग्राहकों की भीड़ आदि सभी मिलकर जैसे एक दृश्य को साकार कर देते हैं, जिससे दृश्य बिंब की स्थापना होती। खाई खंदकों के युद्ध का चित्र भी लगता है जैसे आंखों के सामने से गुजर रहा हो। प्रेम की बलि वेदी पर वचन पालन को ध्यान में रखकर आत्मोत्सर्ग करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। स्वच्छ और सुबोध भाषा में विशिष्ट शैली के सहारे ज्यादातर बातें व्यंजित करने में लेखक को जो सफलता मिली है वह भी अपने आप में एक मिसाल है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही वाले लोकोक्ति परक वाक्य के साथ साथ इसमें 3 कोट अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग हुआ है जो बहुज्ञाता का सूचक है। पंजाबी शब्दों का तो कहना ही क्या। इस कहानी पर कुछ आलोचनाएं भी होती है। इस कहानी पर कुछ लोग आक्षेप करते हैं। पहला आक्षेप यह कि कहानी का अंत फिर प्रारंभ में बदल जाता है, और दूसरा आक्षेप कि लहना सिंह का आत्म बलिदान नहीं बल्कि अपनी प्यारी वस्तु के लिए जो पूरा नहीं होता है उसके अभाव में की गई एक प्रकार का आत्महत्या है।
पर हमारे जानते दोनों आक्षेप बिल्कुल निराधार है। इस कहानी की विशेषता पर सभी कोई वाकिफ है, तभी तो इस कहानी पर रीच करके लिखा गया है कि यह कहानी हिंदी कथा यात्रा में एक मील का पत्थर है। लहना सिंह की वीरता, प्रत्युत्पन्नतित्व तथा सहृदय का ऐसा मार्मिक मनोवैज्ञानिक कथा दृश्य का ऐसा प्राणपूर्ण तथा यथार्थ कहानी के चरम बिंदु आत्म बलिदानों में प्रेम वृत्ति और दायित्व चेतना के जैसा धूप छाही का चित्रण हुआ है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। रामकृष्ण दास ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपने समय के आगे की यह चीज थी, इसका स्थान संसार के श्रेष्ठ कहानियों में है। इस कहानी में सैनिकों की असीम साहस, त्याग और वीरता का ही परिचय नहीं, बल्कि इसमें उसके पारिवारिक जीवन के दायित्व का भी वर्णन मिलता है। कुल मिलाकर जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि कहानी के 6 तत्व होते हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा वातावरण, पांचवा शैली और छठा उद्देश्य। ये 6 तत्व हैं कहानी के। इन 6 तत्वों की कसौटी पर जब इस कहानी को कसते हैं तो कहानी अपने आप में परिपूर्ण प्रतीत होता है। कुल मिलाकर देखने पर यह कहानी अपने आप में पूर्ण है और अद्वितीय है। धन्यवाद।